कर दिया। ठीक है, अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? एक कनेक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, जब कोई डेंजर सिचुएशन होती है तो हमारी बॉडी उसको क्विकली रिस्पॉन्स करती है। नॉर्मली क्या होता है कि जो मैसेज होता है वो कहाँ जाता है पहले? ब्रेन में। सेंसरी न्यूरॉन से ब्रेन में, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, ब्रेन साइड, फिर मोटर न्यूरॉन, और फिर इफेक्टर मतलब मसल्स पे आता है। नॉर्मल स्कीम ये होती है, पर कुछ कुछ ऐसी है जहाँ पे अगर हमको ब्रेन तक सिग्नल जाएगा तो ब्रेन सोचने में टाइम ले सकता है। अलग से अलग पर्सन वेरी कर सकता है। कोई किसी की सोचने की स्पीड कम हो, कोई डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी नहीं हो, तो पॉसिबल है कि उस सिचुएशन में उसको कोई डेंजर हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो एक अलग से एक कनेक्शन है। उसमें क्या होता है कि जब भी, एग्जाम्पल के लिए, कि हम भी जब भी कोई गर्म चीज को टच करते हैं अनजाने में, ओके, जानबूझ के तो हम ज्यादा कंट्रोल कर लेंगे अपने इमोशंस को, पर अनजाने में टच करते तो जो सिग्नल है वो आता है सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड में, मैसेज ब्रेन को जाता है। ठीक है, पर पहले क्या होता है, पहले ही हमारे जो होता है स्पाइनल कॉर्ड, उसमें जो सेंसरी न्यूरॉन है और जो मोटर न्यूरॉन है, ये एक और न्यूरॉन से जुड़े हुए हैं, उसका नाम है रिले न्यूरॉन। तो ये रिले न्यूरॉन जो है ये पहले से ही मैसेज भेज देगा किसको? मोटर न्यूरॉन को, भैया काम करो, हैंड को मूव करो, ताकि नुकसान नहीं हो। ठीक है ना? तो ये जो स्पेशल टाइप का कनेक्शन ऐसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और इसकी नीड क्यों है? तो रिफ्लेक्स आर्क हैव इन्वॉल्व इन एनिमल्स बिकॉज ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ। इतना फास्ट नहीं है। ब्रेन के अंदर आप सोचो 1 ट्रिलियन से ऊपर न्यूरॉन है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। ओके, अब वो टाइम मतलब 2 घंटे, 2 घंटे नहीं, अगर आप किसी गर्म चीज को पकड़े हो तो कुछ सेकंड भी नुकसानदायक है। समझ गए? अगर तुरंत अगर आपने 2 सेकंड में पकड़ा हुआ है तो भी वो नुकसानदायक है आपके लिए। ठीक है ना? तो इनफैक्ट मेनी एनिमल हैव वेरी लिटिल और नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क न्यूरॉन नीड फॉर थिंकिंग। और बाकी जो एनिमल्स होते हैं उनके पास ये दे डोंट हैव द थिंकिंग पावर जैसे कि हमारे पास होती है। जब वी हैव 4 ब्रेन, उनके पास वो ब्रेन है ही नहीं, मीन वो पार्ट नहीं है थिंकिंग का। तो इसलिए एक स्पेशल टाइप का एक अरेंजमेंट चाहिए। So it is quite likely that the reflex arc have evolved as an efficient way of functioning in the absence of true thought process. However, even after complex neuron network have come into existence, मतलब देखो, ह्यूमंस हम बोलते हैं कि इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। पहले हम हमको जो अब ये थे, हम पहले बंदर थे, बंदर का इंसेंस का मतलब है कि उस टाइप के जीव थे। ओके, ब्रेन इतना बड़ा नहीं था हमारा। धीरे 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 धीरे, है ना, एक नई पीढ़ी निकली, उसका थोड़ा ब्रेन इवॉल्व होते 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 तो वो हम जैसे दिखने लग गए। तो हमारा जो ब्रेन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारे पार्ट है, हर पार्ट का अलग अलग काम है। इतना वैरायटी किसी और जीव में नहीं जितना वैरायटी हमारे ब्रेन में है। ठीक है ना? तो कॉम्प्लेक्स सोचो, इतना एफिशिएंट है, फिर भी हमारे अभी भी हमारे बॉडी में रिफ्लेक्स आर्क नाम की चीज है, क्योंकि ये सबसे एफिशिएंट तरीका है ब्रेन के सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने का। ठीक है ना? तो ये नीड है उसकी। अब देखो, प्लांट का बाद में पढ़ेंगे, पहले ह्यूमन का ही खत्म करते हैं। अब देखो, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो भले ही बहुत फास्ट जाते हो, उनका जाने का जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है, नो डाउट, पर उनके भी कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहला लिमिटेशन क्या है कि हमारे जो ब्रेन के सेल्स है, जब वो कोई एक इम्पल्स, एक डिसीजन लेते हैं, उसके बाद में अगर हमको लेना है दूसरा डिसीजन, तो वो एक अलग इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उसको बनने में टाइम लगता है। So our brain, okay, not continuously provide the electrical impulse. It takes some time. एक डिसीजन लिया, फिर जो जब इसे दूसरा आएगा उसमें कुछ टाइम होगा। दूसरी इसकी दिक्कत क्या है कि जो हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारी पूरी बॉडी से कैसे कनेक्टेड है? मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के जरिए। और वो जो है वो बॉडी के हर सेल से जुड़े नहीं हुए हैं, हर पार्ट से जुड़े हुए हैं, पर हर पार्ट के हर सेल से जुड़े हुए नहीं हुए। वो कुछ कुछ सेल को टच करता है। तो 3-4 साल का तो मालूम पड़ जाएगा, यहाँ 5-6-10, मान लो कि 100 का मालूम पड़ जाए, पर हमारे बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स है, सबको तो ऐसे ही मालूम पड़ेगा कि क्या करना है। तो ये दो लिमिटेशन देखो, पहले लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर एन एक्सीलेंट मीन फॉर दिस, बट देर आर लिमिटेशन टू द यूज ऑफ दिस इम्पल्स। फर्स्ट,
they will reach only those cells that are connected by nervous tissue. नहीं पहुंचेगा, not each and every cell of the body. दूसरा, once an electrical impulse is generated, okay, in a cell and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse. तो टाइम लगेगा. In other words, cell cannot continually create and transmit electrical impulse. ठीक है, तो ये दो रुकावटें हैं. तो अब इनको, अब इसके लिए क्या होता है, तो हमारी बॉडी में एक और टाइप का कंट्रोल कोऑर्डिनेट सिस्टम है. सेकेंडरी मान, सेकेंड पार्ट, मेन तो वही है, नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, मेन वो है. पर उसके अलावा देखो, सिग्नल तो वहीं से आएगा, ब्रेन से ही आएगा, नो डाउट. पर उसके अलावा एक, अगर हर सेल तक, जैसे कि मैं अपने मसल्स है, उसके हर सेल को बताना कि आप सभी एक साथ में इकट्ठे हो, सभी एक साथ में, जैसे कि सपोज करो कि भाई आप परेड कर रहे हो, अगर सभी एक साथ में नहीं करेंगे तो अजीब लगेगा ना परेड. सही बात है, कोई आगे चल रहा है, कोई कहीं खड़ा है, कैसा अजीब सा हो जाएगा, लाइन बिखर जाएगी. तो सोचो अगर एक दो सेल, अगर एक दो हमारे जो हाथ के एक दो सेल है, ठीक है, ये तो मान लो कि ऐसे लंबे हो गए, और कुछ अभी छोटे ही हैं, उनको मालूम ही नहीं करना क्या है, तो क्या होगा, अजीब सा हो जाएगा, जैसे हाथ यूं ही होगा. आप समझ रहे हो, सबको एक साथ में पहुंचना चाहिए सिग्नल कि भाई अब सबको एक कॉन्टेक्ट होना है, सबको रिलैक्स होना है, ताकि स्मूथ मूवमेंट हो. तो हर सेल तक वो सिग्नल कैसे जाएगा, तो हमारी बॉडी ने एक नया तरीका इवॉल्व किया है, वो है केमिकल कम्युनिकेशन. तो वो क्या होता है, मान लो कि जिन सेल से कनेक्टेड है नर्वस टिश्यू, उनको पहुंच गया इंफॉर्मेशन कि भाई अभी हम सबको कॉन्ट्रैक्ट होना है ना, इकट्ठा होना है. तो वो जो पांच छह सेल है यहाँ पे, जो भी जितने भी सेल होते हैं, वो क्या करेंगे, वो तुरंत एक केमिकल रिलीज करेंगे. अब केमिकल इज लाइक लिक्विड, और हम सबने पढ़ा है नाइन्थ में कि हमारे बॉडी में जो सेल्स है उनके बीच में खाली जगह होती है, इंटर सेलुलर स्पेस. तो वो लिक्विड है, वो लिक्विड वो जो बीच में खाली जगह है उनमें से बहता हुआ हर सेल तक पहुंच जाएगा, राइट. और वो जो केमिकल है वो हर सेल को बोलेगा भाई करना क्या है. ये बात समझ में आई. सो दिस इज नोन एज द सेकेंडरी वे ऑफ कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन, नोन एज केमिकल कम्युनिकेशन. बात समझ में आई. और हमारे जो सेल्स है ना बेटा, हम जानते हैं पहले से कि हमारे सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली दे आर डूइंग केमिकल रिएक्शन. बात समझ में आ रही है, ओके. तो ये दूसरा तरीका है बॉडी का हर सेल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने. एक तरीका तो वही है नर्व इम्पल्स वाला, और दूसरा है केमिकल कम्युनिकेशन. तो इसको पढ़ते देखो. So, what is chemical communication in multicellular organism? Most multicellular organisms use another mean of communication between cells, namely chemical communication. If instead of generating an electrical impulse, stimulated cell release a chemical compound, this compound would diffuse, मतलब वो जाएगा और खाली जगह में जाएगा, diffuse all around the original cell. If other cells around have the mean to detect this compound using special molecules on their surface, then they would be able to recognize the information and even transmit it. This will be slower, of course, but it can potentially reach all the cells of the body regardless of the nervous connection, and it can be done steadily and persistently. मतलब ये हो गया in short कि हर सेल तक कम्युनिकेशन नहीं है, इसीलिए क्या होगा, सेल क्या प्रोड्यूस करेंगे, केमिकल्स. अब एक सेल ने केमिकल प्रोड्यूस किया, वो पहुंचा सेकंड सेल तक, ठीक है. उसके हम जाने, पता है हमने पढ़ा था कि जो हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनके ऊपर पोर्स होते हैं, है ना. सो वो क्या करेंगे, वो डिटेक्ट कर लेंगे तुरंत से कि अच्छा अभी सबको इकट्ठा होना है. ये बात समझ में आ रही है, ठीक है. उनको मालूम होता है कि इस केमिकल का मतलब क्या है, इस केमिकल का मतलब क्या है. ये बात समझ में आई कि नहीं आई. जैसे अभी भी होता ही है ना भाई, एग्जाम में तुम लोग करते हो कि भाई यू यू यू, सेकंड का, सेकंड का फर्स्ट, एपेटिक, होता है कि नहीं होता है. अभी भी करते हैं ये लोग, हमने तो किया ही है, सीधी सी बात है, तुम्हारा मालूम नहीं मुझे, तुम शायद से हाई लेवल का करते हो. भाई अब तो क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या पता है चश्मा में कोई रिश्ते ने फिट किया हो, कोई मशीन वशीन, सुहानी के साथ में कांटेक्ट में, हेलो सुहानी माइक टेस्ट 1 2 3, माइक टेस्ट 1 2 3. तो बात समझ में आई कि नहीं, ओके, क्लियर है ना. तो इस तरीके, ये सेकंड तरीका है बॉडी से कम्युनिकेट करने का, ठीक है. अब हमारे बॉडी में है ना, ये जो केमिकल्स होते हैं, ओके, वी कैन कॉल दिस केमिकल्स एज हॉर्मोन्स, ठीक है.
हमारे बॉडी में पता है ग्लैंड्स होते हैं, याद करो, आपको मैंने नाम बताया, देयर आर टू टाइप ऑफ ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड क्या होते हैं? जैसे कि अगर हम सिंपल एग्जांपल लें, तो हमारा सलाइवा जो है एक केमिकल है, पेप्सिन जो है वो एक केमिकल है, बाइल जूस जो है वो एक केमिकल है, पैंक्रिया क्या रिलीज करता है, लाइपेज, ट्रिप्सिन, वो केमिकल है। वो केमिकल कहाँ बनते हैं? तो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में बनते हैं। तो जिन पार्ट में वो केमिकल्स बनते हैं उन्हें बोलते हैं ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो वो केमिकल बनाएंगे, ठीक है, वो ब्लड में नहीं, ब्लड के बाहर छोड़ेंगे। जैसे कि हमारा सलाइवा, वो हमारे माउथ में रिलीज होता है, पेप्सिन पेट में रिलीज होता है, बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। बात समझ में आई? तो हमारे माउथ में जो सेल्स है जो ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सलाइवा, उनमें से एक पाइप निकलता है, ओके, डक्ट, उसे बोलेंगे डक्ट, ओके। एक पाइप होगा, जैसे ही वो उसमें सलाइवा बनेगा उस पाइप के जरिए हमारे माउथ में आ जाएगा, ठीक है। तो दे आर एक्सोक्राइन, मतलब ब्लड के बाहर छोड़ेंगे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंजाइम्स। क्या बोलते हैं? बात समझ में आई? तो आपने सुना होगा डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। एक होते हैं, एक तो हो गया एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन। एंडो मतलब अंदर। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे कुछ ऐसे सेल्स हैं, वो भी बहुत सारे केमिकल बनाते हैं, वो भी जरूरी है हमारी हाइट कंट्रोल करने के लिए। बात समझ में आ रही है? और वेरियस थिंग्स, ओके। जैसे कि अभी हम जब प्यूबर्टी के एज में आते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा जो बॉयज होते हैं उनके चेहरे पे, है ना, बियर्ड ग्रो करने लग जाती है। तो कैसे मालूम पड़ा कि बियर्ड अब ग्रो करेगी? ऑब्वियसली कोई ना कोई केमिकल है बॉडी में जो बता रहा है। बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं विद टाइम। सही बात है ना? कभी आपने महसूस किया होगा कि कहीं पे अचानक से, जब कोई, मान लो कि आप जा रहे हो और कोई अचानक से कुछ हो जाए, मतलब कि कुत्ता भौंक जाए आपके पीछे, तो कैसा फील होता है? अजीब सा डर लगता है। वो जो है ना, वो कैसा होता है वो डर? अजीब सा है ना, एकदम अंदर से लगता है कि सब धोखो धोखो हो रहा है। ओके, ये भी एक केमिकल कंट्रोल करता है। तो ऐसे कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं जो वो प्रोड्यूस करें केमिकल, वो बॉडी, वो ब्लड के बाहर नहीं, सीधा ब्लड में छोड़ेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, तो जो मेल के जो फेस पे जो बियर्ड ग्रो करती है, वो ग्रो करती है ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन। अब वो क्या बनता है? तो वो मेल के टेस्टिस में बनता है। अब टेस्टिस जो होते हैं वो रिलीज करते हैं, वो हार्मोन रिलीज करते हैं ब्लड में। अब ब्लड उसको लेके आता है ऑल द वे कहाँ पे, ठेठ फेस वाले सेल्स तक, और फिर वहां पे बियर्ड ग्रो होना चालू होती है। फिर वोकल कॉर्ड, छोटे बच्चों का आवाज अलग होता है, जैसे ही वो बच्चा जो लड़का होता है वो जैसे ही प्यूबर्टी में एंटर करता है, धीरे 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 उसकी आवाज भारी हो जाती है, राइट है। तो यहाँ पे चेंज आया, क्यों आया? इसकी वजह से आया। ऐसे बहुत सारे हम पढ़ेंगे अभी, है ना, इंसुलिन आएगा, एड्रेनलिन आएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ग्लैंड के नाम पढ़ेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड आर दोज ग्लैंड विच प्रोड्यूस द केमिकल्स नोन एज हॉर्मोन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो बनाएंगे उन्हें, जो क्या बनाएंगे केमिकल्स, क्या बोलेंगे? हार्मोन बोलेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई? इतना क्लियर है ना एकदम? ठीक है। और वो क्या रिलीज करेंगे हार्मोन को? ब्लड के अंदर, और ब्लड उसको पूरी बॉडी में जहां पे भी उसको एक्ट करना है वहां लेके जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं टेस्टोस्टेरोन की, तो उसका टारगेट साइट क्या है? अलग अलग बॉडी के पार्ट है मेल के, जैसे कि ये वॉइस बॉक्स हो गया, फिर अपना ये बियर्ड हो गया, तो फेस फेस वाले मसल्स हो गए, आर्म पिट के मसल्स हो गए। ये तो हर हार्मोन का एक टारगेट एरिया है, वो वहां जाके एक्ट करेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? इतना क्लियर है? सो हमको वही पढ़ना है, व्हाट पहले था एंडोक्राइन ग्लैंड, a ductless gland that secretes hormone directly into the bloodstream। एक डक्ट इनमें वो नहीं होती है, वो पाइप नहीं होती है, सो दे नोन एज डक्टलेस। वो क्या होता है, सेल्स होता है, गुच्छा होता है, उनके चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती है। तो जैसे केमिकल बनेगा वो सीधा कहाँ चला जाएगा? ब्लड वेसल के अंदर। जैसे कि कैसे कैसे ऑक्सीजन जाती है, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, इट्स लाइक दैट। दे आर डक्टलेस, वो पाइप नहीं होगा उनमें। दैट सिक्रीट्स हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? These are the chemical messengers secreted in very small amount by specialized tissue known as glands. They act on the target tissue usually away from their source। तो ये वो केमिकल्स है जो हमारी बॉडी बहुत स्मॉल अमाउंट में रिलीज करती रहती है, और वो टारगेट टिश्यू जो भी उसका टारगेट एरिया वहां पे एक्ट करेगी और उस तरीके से काम करेगी। अब हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के हार्मोन्स हैं, अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स हैं, उनका नाम पढ़ना है, ठीक है, वो क्या काम करते हैं वो पढ़िए। अब हम आते हैं यहाँ पे,
मैं आपको इनका जो लोकेशन है वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो, अगर अपन बात करें, एक मेल की बात करें, तो अलग अलग ग्लैंड के नाम बताए हमने। जैसे ये थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, मैं आपको एक कलरफुल फोटो दिखाता हूँ। देखो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? नेक में, गर्दन में। फिर ये पेनक्रिया हमारा, ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। फिर होता है एड्रिनल ग्लैंड, ये हमारे किडनी के बिल्कुल टॉप पे होता है, ठीक है। फिर टेस्टिस जो है, फिर फीमेल में देखें तो ओवरी जो है, ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर केमिकल रिलीज करेंगे जो बॉडी की स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमको इनके बारे में क्या पढ़ना है। पहला हमारे कोर्स में क्या, पहला पहला कौन सा ग्लैंड पढ़ना है हमको? इसका नाम है थायरोक्सिन ग्लैंड। क्या बनता है? थायराइड ग्लैंड। हार्मोन ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। जो जो वो बनाएगा केमिकल हार्मोन, तो बोलेंगे थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। ओके। कहाँ होता है? तो वो हमारा नेक या गर्दन में होता है, मैं अभी फोटो दिखाया है, यहाँ पे होता है हमारे, ठीक है। और ये हार्मोन करता क्या है? पता है, हमारे अंदर फैट फैट हो गए, प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब डाइजेस्ट होते हैं। ये इनकी डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो अगर ये सही तरीके से काम ना करे, अगर ये सही अमाउंट रिलीज ना हो, तो हमारी बॉडी सही से पचा नहीं पाएगी। क्योंकि देखो, जो पेप्सिन है, अब उसके फिर जो पेप्सिन है, सलाइवा है, ये तो वो काम करते हैं। पर उन भाई, पेप्सिन बनाना है, सलाइवा बनाना है, उनको भी कुछ केमिकल चाहिए। सही बात है, एक रिएक्शन है वहां पे, ये हेल्प करता है, थायरोक्सिन हेल्प करता है। सो इट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब पचाना, इसको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन। तो ये हेल्प करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ जो भी होते हैं बाकी, पेप्सिन हो गया, वो जो सारे एंजाइम्स थे जो खाना पचाते हैं, ये उनको हेल्प करेगा। समझ में आ गई बात? अब अगर हमारे थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन बनाना है, तो उसको एक एक चीज चाहिए जो हमारे खाने से आती है, नाम है आयोडीन। वो हमको मिलती है नमक से। अगर आपके घर का नमक देखो, उसका लिखा था आयोडाइज सॉल्ट। तो जो सॉल्ट हमें ओशन से मिलता है, ठीक है, उसमें आयोडीन नहीं होता। ओके। उसको पहले लाते हैं, रिफाइन करते हैं, बाद में उसमें आयोडीन ऐड किया जाता है। बिना आयोडीन के ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और अगर आयोडीन की बॉडी में कमी हो जाती है ना, तो ये जो ना थायराइड ग्लैंड, ये ये स्वेल हो जाता, सूज जाता, पूरी गर्दन सूज जाता है। आपने देखा होगा, बहुत लोगों को देखा होगा, ये गर्दन सूज जाती है, इसे बोलते हैं गोइटर बोलते हैं। दिस गोइटर इज द इंडिकेशन की बॉडी में अब क्या है, कमी है, आयोडीन की कमी है। अब तो गर्दन की फूली, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये थायराइड ग्लैंड इज नथिंग बट, अब अगर आप उसको रियल में देखोगे तो आपको लगेगा ये एक मांस का टुकड़ा है, पर स्पेशल टाइप का एक पार्ट है बॉडी का। ये पूरा स्वेल, पूरा सूज जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो गोइटर के जो पेशेंट होते हैं, उनका, ये देखिए क्या हुआ। तो होमवर्क के लिए ना, ठीक है, फाइन। ये देखो, ये हमारा वॉइस बॉक्स, ये विंड पाइप उसके जस्ट थोड़ा नीचे होता है, ये हमारा कौन सा है? अच्छा, अब ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, ये इसकी नॉर्मल साइज है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? और जो गर्दन है ना, क्योंकि ये हमारी गर्दन में है, तो गर्दन फिर फूली हुई दिखती है। देखो ऐसे, इसमें आपको बेटर समझ में आएगा, दिख रहा है, ये नॉर्मल है और ये गोइटर है। तो ऐसे लगे जैसे कोई घूमड़ा हो गया है। ओके, अगेन आयोडीन की कमी से। बात समझ में आ गई? कितने लोग हैं देखना इसमें डिस्कशन में? अभी एक ही है, तो लेक्चर रोकना मतलब, ऑन है ना? ठीक है। अच्छा, अब आता है बेटा ग्रोथ हार्मोन।
ये बनता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, इसको मास्टर ग्लैंड ही बोलते हैं। आपने पढ़ा हुआ 8th क्लास में शायद ये हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है। जितने भी हॉर्मोन्स, जितने भी ग्लैंड्स है, ओके, अगर उनको सही से हार्मोन बनाने हैं तो वो हेल्प करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एक और हार्मोन रिलीज करता है, इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। होता कहाँ पे, ये हमारे मिड ब्रेन में, ब्रेन में होता है, ठीक है, लोकेशन मिड ब्रेन में। क्या करता है, बॉडी को हमारी जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाता है रिलीज, हद से ज्यादा अमाउंट से, ठीक है, तो आदमी है ना बहुत लंबा हो जाएगा। उस उस तरह की अवस्था को बोलते हैं गाइगेंटिज्म, एकदम जायंट बन जाएगा। और अगर ये बहुत कम अमाउंट में रिलीज हो जाए तो एकदम बौने बौने लोग देखे होंगे आपने, उन्हें इसको बोलते हैं डॉर्फिज्म। बात समझ में आई? ओके, तो इसका नॉर्मल अमाउंट में रिलीज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर है? तो ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल कंट्रोल दी हाइट बेसिकली कहा जाए तो। ये बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ है तो बोलो। नहीं? डन? कितने हुए? और आज भी है? हाँ, तो बेटा अब इसको स्टॉप कर, इसको स्टॉप कर दे बेटा। मतलब, हाँ, ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड। अब अब अपन काम करेंगे, अब अपन पढ़ते हैं एक नेक्स्ट एड्रीनल ग्लैंड। जस्ट हमारे किडनी के ऊपर ही होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया था फोटो। हमारी जो किडनीज होती है उसके जस्ट ऊपर होता है, या जो येलो कलर वाला पार्ट, यही है हमारा एड्रीनल ग्लैंड। अब मैं आपको ना एक, ये जो हार्मोन करता है रिलीज, उसका नाम है एड्रेनलिन। आपने ये बहुत बार सुना होगा ये वर्ड, टीवी एड में भी आता है कि अगर आप माउंटेन ड्यू पीओ तो एड्रिनल रश हो जाता है। या फिर कभी आपने कोई अगर फौजियों के पॉडकास्ट सुने हो तो बोलते हैं कि जब युद्ध में होते हैं तो एक एड्रिनल रश होता है बॉडी में, तो दर्द महसूस नहीं होता। एक्चुअली में ये एड्रेनलिन है, करता क्या है अपन वो समझेंगे। फियर एंड फाइट सिचुएशन में हमको हेल्प करता है। कैसे करता है हेल्प, अपन वो भी समझेंगे। देखो, तो एड्रिनल हो, एड्रिनल ग्लैंड का नाम है, वो जो हार्मोन करेगा रिलीज का नाम है एड्रिनलिन। कहाँ होता है सिचुएशन, अबाउ द किडनी, दोनों किडनी पे होता है किडनी, ओके, एक एक, इसे कभी कभी बोलते हैं क्राउन ऑफ द किडनी, किडनी के जो मुकुट पे ही है ना, क्राउन भी बोलते हैं उसे। क्या करता है, इट विल हेल्प इन फियर एंड फाइट सिचुएशन। कैसे करेगा, देखो, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी हम नॉर्मली बैठे हैं, सही है, सो हमारी जो बॉडी है ना, वो बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई करती है वाया ब्लड, ठीक है, ब्लड हर जगह बराबर बराबर पहुंच रहा है। इमेजिन करो कि कोई सैनिक है जो युद्ध लड़ने जा रहा है, गोलियां चल रही, या फिर आप रास्ते में जा रहे हो और पीछे कुत्ता भाग रहा है, करेक्ट? ये एक सिचुएशन है ना, इट कैन बी मोर डेंजरस। जैसे कोई कोई फौजी है तो वो तो एकदम युद्ध में है ना, तो वहां तो बिल्कुल जीने मरने की बात आ गई, सही बात है। उस समय मुझे एक बात बताओ, अगर थोड़ा बहुत ब्लड, अगर जो युद्ध में क्या काम पेट का, लड़ना तो हाथ से है ना, ज्यादा ज्यादा एनर्जी किसकी यूज होने वाली है, हैंड मसल्स की, लेग मसल्स की, राइट? ओके, कॉन्स्टेंटली आप मूव करोगे, यू विल, योर दिस पार्ट विल रिक्वायर मैक्सिमम ब्लड, ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई हो। भाई खाना तो खा लिया है, ग्लूकोज तो पहुंच गया है, अब उस सारे ग्लूकोज को तोड़ के रेस्पिरेशन करना है, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। यस और नो? तो क्या होता है, जैसे ही एज सुन एज आवर बॉडी गेट एंटर इनटू फियर एंड फाइट सिचुएशन, ओके, adrenal gland release adrenaline in blood that reaches the heart, okay, and increase the heartbeat। पहला काम ये होता है, उससे क्या होगा, अब ब्लड जल्दी 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 भागेगा, राइट है। सेकेंड थिंग इट डज इज, इट कॉन्ट्रैक्ट द डायफ्राम, तो सांसें हो जाती है तेज, तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन पहुंचे लंग्स में। थर्ड, ये क्या करता है पता है, हमारे जो स्केलेटल मसल्स है, व्हाट आर स्केलेटल मसल्स, हाथ और पांव के मसल्स, ठीक है, इनका देखो, हर मसल में क्या जा रहा है, आर्टरी जा रही है ब्लड लेके, राइट है। कौन सा ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड, सही बात है। तो वो जो आर्टरी वाला जो मतलब जो वॉलेंटियर मसल्स है, ठीक है, उनमें जो आर्टरी जा रही है,
वो हो जाएगी रिलैक्स, मतलब वो मोटी हो जाएगी, मतलब वो है ना, उसमें वो हो जाएगी एकदम लूज, ताकि उसके अंदर ज्यादा ब्लड आ सके। एंड दोज आर्टरीज विच कैरी ब्लड टू स्टमक, नॉन स्केलेटल मसल, समझ गए? देयर आर्टरीज विल कॉन्ट्रैक्ट, वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगी, ताकि वहां पे ब्लड फ्लो एकदम कम हो जाए, और मैक्सिमम ब्लड कहाँ जाए? केवल स्केलेटल मसल्स। भाई आप समझो, आपके पास एक पाइप है, ठीक है, उस पाइप में से 4 पाइप और निकल रहा है। आप चाहते हो कि उस 4 में से जो पाइप नंबर 1 है उसमें पानी मैक्सिमम है, क्या करोगे? आप उन तीनों पाइप को दबा दोगे? यस और नो? यस और नो? एक बड़ा पाइप है, उसमें 4 पाइप आपने निकाल दिए ऐसे। अब नॉर्मल किस्म में क्या होगा, हर एक से पानी बराबर निकलेगा, ये सब बराबर साइज के। पर अगर आप 3 पाइप को दबा दो, तो जो पहला वाला पाइप है वहां पानी तेज निकलेगा, क्योंकि अब क्योंकि यहाँ जाने की जगह कम है ना भाई। अरे हाँ के ना? यस और नो? हमारी टंकी होती है, वो पानी तो हर पाइप में देती है, बाथरूम वाला पाइप हो कोई पाइप हो। अब अगर हम बाथरूम का नल कम खोले, ठीक है, और बाकी सब नल बिल्कुल कम खोले, और सबसे मैक्सिमम नल खोले अपने कौन सा, रसोई वाला, तो क्या होगा? उसमें पानी जल्दी जल्दी निकलेगा। यस और नो? इट्स लाइक दैट। इन दिस वे एड्रेनालिन हेल्प द बॉडी इन फियर एंड फाइट सिचुएशन। क्या पता भागना ही पड़े, कोई शेर पीछे पड़ जाए तो उस समय आपको मैक्सिमम एनर्जी चाहिए बॉडी को। और वहां पे स्केलेटल मसल को भयंकर, वरना तो क्या होगा, वरना पे शायद क्रैम्प पड़ जाए, पता है ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन में। अब यूज करते तो क्रैम्प पड़ जाए तो। बात समझ में आ रही है? देखो, खिलाड़ियों का भी जो है वो इतना टेंस नहीं है, वो लाइफ का सवाल नहीं है, तो उनका इतना बस है ना। पर जब जीने मरने की बात आ जाती है ना, तब ये काम होता है। यस और नो? क्लियर है? सो इन दिस वे एड्रेनलिन हार्मोन हेल्प इन फियर एंड फाइट सिचुएशन। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है पेनक्रिया, जो कि आप जानते ही हैं, हमारे का करता है हेल्थ डाइजेशन में। पेनक्रिया इज अ यूनिक ग्लैंड, इट इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। It produces some enzymes which are trypsin lipase, वो जाते हैं थ्रू, दे आर लाइक एक्सोक्राइन ना, ब्लड के बाहर सीधा इंटेस्टाइन में। और ये करता है रिलीज हार्मोन इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या करता है तो सुनो, हम जब खाना खाते हैं, हमारे खाने में होती है शुगर, मतलब ग्लूकोज। एज सुन एज वी ईट फूड, दैट ग्लूकोज वेंट टू ब्लड स्ट्रीम, करेक्ट? हमारे ब्लड में देखो, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एक लेवल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एक लेवल से कम भी नहीं होना चाहिए, वो लेवल मेंटेन रहना चाहिए। ओके? अब ऐसा है कि हम दिन, पता है, हम वी डोंट काउंट आर, हमें ये भी नहीं मालूम है, आपको मालूम है कि आपकी बॉडी को हर दिन में कितना ग्लूकोज चाहिए? वी डोंट नो। तो नॉर्मली क्या होता है, मान लो कि आपकी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए सपोज करो 10 ग्राम, और आप इनटेक कर रहे हो 50 ग्राम, तो क्या होगा? आपके ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज होगा, बॉडी को चाहिए कम। तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज अगर आया तो ब्लड फिर अगेन आपकी बॉडी में सिम्टम्स दिखेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो क्या करें फिर? तो हमारी जो बॉडी है ना, कोई कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। हमारी जो बॉडी है वो रिलीज करती है इंसुलिन। इंसुलिन इज इंसुलिन गोज टू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में जाता है, और तुरंत एक्स्ट्रा, इंसुलिन का एक ही काम है, जहां शुगर दिखे ना वहां खत्म कर, डिस्ट्रॉय कर दो, इट न्यूट्रलाइज द एक्स्ट्रा शुगर। तो मान लो कि लेवल बढ़ गया था, लेवल होना चाहिए 70, लेवल हो गया है 80, ठीक है, तो मैक्सिमम लेवल मान लो कि 70 है, मिनिमम मान लो कि 50 है। तो अब आपका लेवल हो गया 80, बढ़ गया, तुरंत कौन इट विल कौन करेगा डिटेक्ट? पेनक्रिया, उसमें ब्लड तो ही है, इट विल डिटेक्ट, तुरंत क्या छोड़ेगा? इंसुलिन। अगेन लेवल कहां से कहां आएगा? 80 से 70 आ जाएगा, फिर 70 से पीछे भी जाएगा, धीरे 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 धीरे, अब बहुत कम हो रहा है, अगेन इट विल डिटेक्ट, अब कम हो रहा है, वो इंसुलिन को छोड़ना स्टॉप कर देगा। अगर छोड़ता रहा पूरा ग्लूकोज जीरो हो जाएगा। सो इट वर्क्स इन अ फीडबैक मैकेनिज्म। ओके? और जब हमारे बॉडी में शुगर लेवल, नाउ देर आर सम पीपल इन विच देयर पेनक्रियास स्टॉप प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे सफर थ्रू अ डिजीज नोन एज डायबिटीज। आपने सुना होगा, ये इसलिए होता है कि हमारा पेनक्रिया इंसुलिन नहीं बनाता, तो क्या करते हैं पता है? दे टेक इंजेक्शन, आपने देखा होगा डायबिटीज पेशेंट, वो किसके इंजेक्शन है? इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं है, वो सीधा कहाँ देते हैं? ब्लड में। वो कुछ नहीं करता, वो एक्स्ट्रा जो शुगर है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कुछ फिक्स टाइम होता है, उसमें हमको देना पड़ता है, ताकि उन्होंने जो एक्स्ट्रा शुगर इनटेक किया है वो बॉडी के अंदर में फटाफट फटाफट डिस्ट्रॉय हो जाए। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? क्लियर है? तो ये है इंसुलिन का, ठीक है?
अगर ये प्रॉपर प्रोड्यूस ना हो तो क्या होता है, डायबिटीज नाम की एक डिजीज डिजीज जो है वो होती है। तो आवाज आ रही है अक्षरा? ओके नाउ नेक्स्ट हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगेन मेल हार्मोन, इसे बोलते हैं मेल हार्मोन। कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है। ओके, और ये क्या करते हैं, प्यूबर्टी के समय जो भी चेंजेस आता है बॉडी में, ओके, सो इट हेल्प द मेल टू अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी। सो प्यूबर्टी के समय जो भी चेंज आएंगे वो किसी वजह से आएंगे, ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन। सिमिलरली फीमेल्स में होता है एस्ट्रोजन, वो कौन रिलीज करता है, ओवरीज। ओके, अगेन दैट हेल्प द फीमेल टू अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी। ठीक है, तो जो भी आएंगे चेंजेस वो सब एस्ट्रोजन कंट्रोल करेगा। और ये फिर हमारे बुक में ऐसे डायग्राम भी दिया हुआ है, बुक का डायग्राम है। ठीक है, मेल एंड फीमेल। तो डायग्राम भी कभी कभार आपको है ना, डायग्राम तो नहीं पूछते हैं पर डायग्राम आ जाता है एग्जाम में, और ऐसे एरो आएंगे कि ये कौन सा ग्लैंड है, 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 तो आपको वो ऐसे ना इसे एबीसीडी कर देते हैं, तो मालूम होना चाहिए ये एड्रिनल है, ये पेनक्रिया है ना, फिर ये वो हमारा थायराइड ग्लैंड है। क्लियर है एकदम, ये बात समझ में आ गई? ओके फाइन। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो पढ़ लेते हैं। ओके, जो मैंने बताया आयोडाइज सॉल्ट क्यों जरूरी है, गोइटर ना हो, गोइटर क्यों होता है, बिकॉज जो कौन सा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, जो रिलीज करता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड सूज जाएगा। सो व्हाई आयोडाइज सॉल्ट इज नेसेसरी, आयोडीन मिनरल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ thyroxine hormone. So it is important that we must consume iodized salt as in turn it is essential for thyroid gland. अभी क्या करता है, बिकॉज दिस हार्मोन कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म, मतलब उनको पचाने में हेल्प करता है हमारी। ओके, ताकि ग्रोथ सही से हो बॉडी का, है ना। तो अगर इसका डेफिशिएंसी हुआ तो इट माइट कॉज अ डिजीज नोन एज गोइटर, बोलते स्वॉलन ने। इसलिए आयोडाइज सॉल्ट जरूरी है। समझे, देखो बेटा ऐसी बात है, अगर सही से खाना नहीं पचेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना भाई, बॉडी का ग्रोथ कैसे होगा। हमारे देखो, हमने एक बहुत लिमिटेड स्कोप में पढ़ा है कि भाई सलाइवा आया और स्टार्च से क्या बन गया, ग्लूकोज। नहीं, उसके पीछे बहुत कुछ हो रहा होगा, बहुत लोग काम कर रहे होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल सपोज आज तुम यहाँ तक पहुंचे हो, लोगों से तुम दिखते हो, पर दे डोंट सी दी एफर्ट दी सेक्रीफाइस मेड बाय योर फैमिली। बैकग्राउंड किसी को नहीं मालूम होता, राइट और रॉन्ग। सेम मेरी बात भी ले लो भले, किसी बात भी ले लो भले, यस और नो, इट्स लाइक दैट। तो हमें सिर्फ क्या मालूम है कि पेप्सिन ने प्रोटीन को कर लिया अमीनो एसिड, पर भाई उसके पीछे पेप्सिन कैसे बना, उसके लिए क्या केमिकल चाहिए थे, उस सेल को क्या चाहिए, वो सब पूरा प्रोसेस है, वो तो किसी को मालूम ही नहीं है। समझे ना, तो बहुत सारे हिडन फैक्टर भी काम करते हैं खाना बचाने में, सिर्फ ये लोग अब हम अभी हमारे तरफ डेप्थ में नहीं, इसलिए हमको मतलब होता नहीं उससे, बात समझ में आई? ऐसा। फिर डायबिटीज अगर क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। कम हो जाता है बॉडी में, वो कहां से आता है, पैंक्रियास से आता है। ठीक है, ये क्या करता है, इट कंट्रोल दी ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है, पेशेंट हैव टू इंटरनली एडमिनिस्टर इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन विच हेल्प टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेता है। ठीक है, अब आता है ये एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनलिन हार्मोन, फियर एंड फाइट सिचुएशन। देखो क्या होता है, बहुत मस्त एक डायग्राम देखना। इन केस ऑफ फ्लाइट और फाइट रिएक्शन, फियर एंड फाइट है ना, फ्लाइट मतलब भागना, यहाँ फाइट मतलब लड़ेंगे, ये एक सिचुएशन, शेर आया तो भागना पड़ेगा भाई, है ना, सीधी सी बात है यार, भागो लड़ नहीं पाएगा। ओके, इट इज एन इमरजेंसी सिचुएशन, तो क्या होगा, तुरंत एड्रिनल ग्लैंड रिलीज एड्रिनल इनटू ब्लड। ये तुरंत कहा जाएगा विच एक्ट ऑन हार्ट एंड अदर टिश्यू, हार्ट के अलावा और भी एक्ट करेगा, हार्ट में एक्ट करेगा। इससे क्या होगा, हार्ट बीट फास्टर, उससे क्या होगा, मोर ऑक्सीजन पहुंचेगा, जल्दी जल्दी बीट कर रहा है तो जल्दी जल्दी ब्लड पंप करेगा, जल्दी जल्दी ब्लड लंग्स में जाएगा, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को लेके आएगा, मोर ऑक्सीजन टू ब्लड पहुंचेगा।
रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन, चमड़ी की कोई जरूरत नहीं लड़ने में, वो तो अंदर के मसल्स चाहिए हमको। तो जो 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 लड़ने में हेल्प नहीं करते बॉडी के पार्ट, वहां पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और जो लड़ने में हेल्प करेंगे, है ना, मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट है ज्यादा, वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ओके, डाइवर्जन ऑफ ब्लड टू स्केलेटल मसल्स, मतलब जो हाथ और पाँव के मसल्स है वो बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। ठीक है। एंड इंक्रीज इन ब्रीथ रेट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द डायफ्राम एंड रिब केज। उनको है ना, जैसे सिकुड़ेगा तो हमें हमें जैसे घुटन सी हो रही है, ऐसा आपने महसूस किया होगा। बहुत लोग जब उनको डांट पड़ी तो देख ऐसे करने लग जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत लोगों को। ओके, अगेन ये भी एक वही सिचुएशन है ना, तो क्योंकि जो 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 ये वाला पार्ट होता है, इट रिब केज और डायफ्राम ये उनका सिकुड़ जाता है ऐसे। तो वो जितना ब्रीथ करे वो उनके लिए कम हो जाता है। अभी नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता। ये बस समझ में आई। ठीक है। एंड अगेन हमारे अंदर जितने भी हार्मोन हैं ये सारे फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करते हैं। कैसे, समझिए। ब्लड का लेवल, ब्लड ब्लड के अंदर में शुगर का लेवल राइज है। अब ब्लड तो बेटा हर जगह है, तो पैंक्रिया में भी है। पैंक्रिया के सेल तुरंत देखेंगे, अच्छा शुगर लेवल बढ़ गया। ओके, ये वो हम करेगा, पैंक्रिया सेल करेंगे डिटेक्ट। अगर लेवल बढ़ गया, क्या बनेगा, इंसुलिन बना, ये जाएगा तुरंत शुगर को कम करेगा। जब शुगर लेवल वापस से एकदम कम हो जाएगा, शुगर लेवल फॉल, वापस से एक मैसेज आएगा इसको, स्विच ऑफ, बंद करो। ठीक है, ये करेगा, स्टॉप सिक्रेटिंग मोर इंसुलिन, बंद कर देगा। समझो अभी इस लाइक दैट। अगर आप अगर आप है ना, अगर आप मान लो कि पानी पी लो नल के नीचे ऐसे, तो क्या होता है, जब पीते हैं तो जब बहुत सारा पानी आता है, हम नल बंद कर देते हैं, फिर वापस ऑन करते हैं, है ना। या फिर कभी आपने गांव में देखो, गांव में लोग ऐसे पानी पीते हैं, ऊपर से पानी डालते हैं ऐसे गिलास से, तो जब पानी बहुत होगा, वो क्या करेगा, वो यूं रुकेगा आपके हाथ से ही। फिर जो पानी थोड़ा कम हो जाएगा, फिर वापस से बोलेगा आने दो, आने दो, आने दो, इट्स लाइक दैट। शुगर लेवल बहुत बढ़ा तो आने दो, ठीक है, इंसुलिन आने दो, आने दो। अब बहुत घट गया, वो भी दिक्कत है, तो स्टॉप। पूरा फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, ये डायग्राम याद रखोगे तो बढ़िया है। सो व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म? हार्मोन शुड बी सीक्रेट इन प्रिसाइज क्वांटिटी ना। सोचो, ग्रोथ हार्मोन एकदम निकल गया तो छत को तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, हाइट कैसे बढ़ जाएगी। और निकला ही नहीं तो बट गए। आपने देखा होगा ड्वार्फ पीपल, बहुत छोटे छोटे होते हैं। एक लेडी है, छत, आई थिंक 40 क्रॉस कर लिया है, इतनी सी हाइट है। हाँ, गुजरात नहीं, आई थिंक सो। ओके, वी नीड अ मैकेनिज्म which through which is done the timing and the amount of the hormone is regulated by feedback mechanism। जैसे कि हमारा ग्रोथ हार्मोन कहाँ से आता है, पेंक्रियास से आता है, राइट है, पेंक्रियास सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, ठीक है ना। तो जैसे ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, अगर बहुत ज्यादा निकल रहा है, एक मैकेनिज्म आएगा, है ना, अरे भाई बंद कर दो भाई, कभी कभी वो सिस्टम फेल हो जा रहा है, ठीक है, लाइक दैट। ये तो बहुत अपन, वी आर डिस्कसिंग वेरी फ्रॉम अ वेरी वेरी वेरी, ओके, ऐसे स्किल लेवल बिल्कुल बिल्कुल दूर से पढ़ रहा है। बहुत डेप्थ में पढ़ोगे तो पूरा अंदर तो पूरा अलग ही खेल हो रहा है। तो वो ठीक है, वो हायर ग्रेड में। क्लियर, तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म। पर अब प्लांट का बाकी है सिर्फ, एनिमल का पार्ट खत्म हो गया, प्लांट का सिर्फ मोर देन इट्स जस्ट हाफ एन आवर होंगे, चैप्टर खत्म, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। डन, बेटा समझ में आ गया अक्षरा? ठीक है बेटा, ना अभी लीव कर देते हैं। हाँ सुमानी, पॉज करके सेव कर लेते हैं।